गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान न करते हुए अपने अध्ययन पर भी जोर दे रखा होगा। मैं पूजा सैनी एसन गर्ल्स बीएड कॉलेज से आपका लाइव क्लासेज में स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर से एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को पढ़ रहे थे। अब तक हमने इसके बारे में पढ़ा था कि स्थापना कैसे हुई थी, किसकी सिफारिश पे की गई थी और इसके मुख्य बिंदु क्या थे। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। शिक्षा आयोग की जो कि 1966 में बना था, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली बार भारत के लिए बनी थी 1968 में बनी थी, और इसमें कुछ नई बातों को भी जोड़ा गया था। इसमें विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को, तकनीकी को, सब चीज़ों को इसमें जोड़ा गया था। अभी तक हम इसकी कई विशेषताएं पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज मैं आगे की विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें यह कहा गया था कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा का फार्मूले को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। माध्यमिक शिक्षा अर्थात 10वीं क्लास तक हम सब पढ़ते ही हैं। 10वीं क्लास तक हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और एक तीसरी भाषा के रूप में या तो संस्कृत होती है, उर्दू होती है, पंजाबी होती है। जो विद्यार्थी को अच्छा लगता हो उस सब्जेक्ट को वो ले सकता है तीसरी भाषा के रूप में। ये पहली बार ही ऐसा हुआ था कि किसी शिक्षा नीति के अंतर्गत त्रिभाषा के फार्मूले को अपनाया गया हो। त्रिभाषा का इसमें ये विशेषता थी कि हिंदी, इंग्लिश का तो हर बच्चे को ज्ञान होना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चा किसी दूसरे विषय में या किसी भाषा में अगर अपनी रुचि रखता है तो उसे भी इस लागू कर देना चाहिए। इसीलिए इसका माध्यमिक तक का स्तर बनाया गया, अर्थात 10वीं क्लास तक हम 3 भाषाओं को पढ़ते हैं। 2 भाषाएं कंपल्सरी होती है और तीसरी भाषा को हम अपने रुचि के अनुसार लेते हैं। पहली बार इसी शिक्षा नीति में त्रिभाषा के फार्मूले को अपनाया गया था। फिर शैक्षिक अवसरों का समांकन हो, अर्थात शैक्षिक अवसरों की समानता, अर्थात लड़का हो या लड़की सभी को एक समान से शिक्षा दी जानी चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, आर्थिक और सामाजिक रूप में इन सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी शिक्षा का सामान्यीकरण हो। अगर लड़कों को हम एजुकेशन दे रहे हैं तो वही लड़कियों को एजुकेशन देनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लड़कों को हम सिखा रहे हैं वो लड़कियों को नहीं सिखाए। अब हम जैसे कई बार देखते हैं कि मैथ में लड़कों की रुचि होती है, लड़कियों की नहीं होती है। लेकिन भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसमें लड़कियों की रुचि होती है, लड़कों की नहीं होती है। इसलिए सभी विषयों को और सभी चीज़ों को एक समान लागू करके सभी के बीच में समान होना चाहिए या उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। फिर आगे है इसमें कि क्षेत्रीय संतुलन को कम किया जाए। क्षेत्रीय संतुलन, अब जैसे हमारे भारत को देख लीजिए, विविध समुदाय है, विविध भाषाएं हैं। यहाँ पे कुल 22 भाषाओं में, भारत में 22 भाषाएं जिनको राष्ट्रीय मानक दर्जा मिला हुआ है। अब हम जैसे उत्तर भारत में चलते तो कोंकणी, डोगरी, इन भाषाओं पर जोर दिया जाता है। फिर हम मध्य में आते हैं तो वहाँ पे हिंदी भाषा की प्राथमिकता दी जाती है। दक्षिण में जाते तो तमिल, कन्नड़ वगैरह भाषाओं को समझा जाता है, और पूर्वी राज्यों में जाते तो वहाँ की अलग भाषा हो जाती है, और पश्चिम में जाते हैं तो गुजराती, मराठी आदि भाषाएं होती है। तो इन सभी का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया था कि हमें क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है, अर्थात हमें एक ही भाषा को इन सभी राज्यों में एक भाषा की समानता के स्तर को लाना है। इसीलिए त्रिभाषा का स्तर यहाँ पर यह लागू होता है। जैसे हिंदी, इंग्लिश 1-2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ लगाए जा सकते, और क्षेत्रीय भाषा की इसलिए आवश्यकता पड़ी। इसमें उत्तर भारत में बच्चों को जैसे मान लीजिए पंजाबी है, डोगरी है, इन भाषाओं में रुचि रहती है तो अपनी उर्दू है, सिंधी है आदि भाषा ले सकते हो। और दक्षिण में हम आते हैं तो वो तमिल भाषा है, कन्नड़ भाषा है आदि में अपनी भाषा को पढ़ सकता है। अब अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ के बच्चों को एक गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में, अर्थात अपनी क्षेत्रीय भाषा को वो ले सकता है, उसमें अध्ययन को कर सकता है। और पूर्वी राज्यों में भी अपने वहाँ की
क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन कर सकता है। लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का मतलब यही है कि हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ऐसे भाषा ऐसे रखी गई है कि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती तो है, लेकिन कई भी राज्य आज भी ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी बहुत से लोग नहीं बोल पाते या समझ नहीं पाते, तो वहाँ पे इंग्लिश को बोला जाता है। जैसे आप दक्षिणी राज्यों की बात करें तो वहाँ पे हिंदी कम, इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा चलती है, वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश का दोनों का समान रूप से स्तर होता है तो भारत में व्यक्ति कहीं भी आ जाए तो वो उस क्षेत्रीय संतुलन को दूर कर सकता है। अपने चाहे हिंदी में बातचीत कर सकता है या फिर इंग्लिश में बातचीत कर सकता है, लेकिन वहाँ की भाषा ही उसे आए ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन उसे 2 भाषा तो आनी ज़रूरी है। फिर है बच्चों को मेरिट के आधार पर उच्च शिक्षा में प्रवेश मिले। अब जैसे 12वीं क्लास तक की हम बात करते हैं तो 12वीं क्लास तक की शिक्षा खत्म हो जाती है, हमारी स्कूली शिक्षा खत्म हो जाती है। उसके बाद में आती है कॉलेज शिक्षा अर्थात उच्च शिक्षा, BA 10+2+3 वाला 3 वर्षीय वाला इसमें काम करता है। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा में अर्थात जो 12वीं क्लास के अंतर्गत बच्चों ने कितने नंबर लिए, कौन सी उनकी रैंक आई है, उस हिसाब से उनको आगे की उच्च कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिए, न कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम उनका लेना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम की यहाँ आवश्यकता खत्म हो जाती है। यहाँ पे इस बात पर बल दिया गया है कि अगर बच्चे को 10वीं, और पहले ये देखिए कि 1968 की अगर हम बात करें तो 10वीं तक ही स्कूली शिक्षा होती थी, उसके बाद में कॉलेज शिक्षा स्टार्ट हो जाती थी। उसमें क्या होता था कि हम 10वीं के आधार पर उसमें उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था, इसलिए 10वीं में अच्छे नंबर जिसके होंगे उसी के अनुसार उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। फिर है साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना। साक्षरता अर्थात अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना, और इसके लिए ये बच्चे तो स्कूल में जाके शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक बच्चे तो शिक्षा स्कूलों से ग्रहण कर ही पा रहे थे, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी था कि वह किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। अगर 1968 की हम बात करें तो उस टाइम भारतीय महिलाओं की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह शिक्षित हो सके। महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष भी उस टाइम पूरे शिक्षित नहीं थे। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार इस विषय को उठाया गया कि जो व्यक्ति दिन में काम करते हैं और वो शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं पर वो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा को संचालित किया जाए। तो इसलिए साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित किया गया। अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि मान लीजिए कि वो अब दिन में काम करते हैं, हर किसी कारणवश से शिक्षा दिन में तो वो नहीं ले सकते, लेकिन रात को संचालित उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, जिसके अंतर्गत वह शिक्षा को ग्रहण कर पाते थे और अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करने में सफल हो पा रहे थे। फिर निरक्षरता को समाप्त करना। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि निरक्षरता को दूर किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाए। तो उसके लिए चाहे उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को ही लागू करना हो या फिर चाहे प्रौढ़ शिक्षा को लागू करना हो या किसी विशेष शिक्षा चलानी पड़े, चाहे औरतों के लिए किसी तरीके से कोई भी योजना लगानी पड़े, लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक विशेष मुद्दा ये था कि हमें भारत के लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करना है और हमारे भारत से निरक्षरता को दूर करना है। फिर उद्योगों में कार्य करने वाले को सशक्त शिक्षा दिलाई जाए। फिर इसमें देखिए कि उद्योगों में, कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग है वो गरीबी के कारण या किसी और कारण से अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ऐसी योजनाएं बनाई गई सतत शिक्षा, यानी उनको उद्योगों में काम करने के पश्चात जब वो फ्री टाइम रहता है या खाली वक्त उनके पास होता है तो उनके लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाए जहां पर वो शिक्षा प्राप्त कर सके, अपनी अधूरी शिक्षा को प्राप्त कर सके। इस प्रकार की शिक्षा को इसमें बताया गया है कि उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए भी पहली बार इसी के अंतर्गत बात कही गई थी। फिर है कि पुस्तकों का उत्पादन। फिर इसमें ये बताया गया कि भाई चलो हमने उद्योग धंधों में काम करने वाले व्यक्तियों की शिक्षा की बात कर ली, निरक्षरता की हटाने की बात कर ली, प्रौढ़ शिक्षा की बात कर ली, बच्चों की शिक्षा की बात कर ली, लेकिन इन सब के लिए पुस्तकों का भी तो होना आवश्यक। अगर बिना किताबों के तो व्यक्ति ज्ञान कैसे करेगा।
प्राप्त कैसे करेगा। इसलिए इस शिक्षा नीति में गवर्नमेंट की तरफ से पुस्तकों का उत्पादन भी शुरू किया गया, ताकि वह जो भी प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करना चाहे, उद्योग से जुड़े हुए श्रमिक है या मजदूर वर्ग है, जो अगर शिक्षा लेना चाहे तो उनको निःशुल्क किताबें वितरित की जाए, उनको शिक्षण सामग्री प्रदान की जाए आदि भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोर दिया गया था। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे। गुड नाइट।